Planning to appear for UPSC CSE but confused about where to start? Look no further. Vision IS Delhi presents the GS Foundation Course 2025, 2026 and 2027. Avail centralized access to learning with classroom and online resources. Study material that is expert researched and thoroughly analyzed basis the UPSC exam pattern. Personal and individualized guidance every step of the way to cater to your technical and specific needs. Explore the holistic learning modules we have designed for the UPSC CSE aspirant. Batch starts 20th December, 5 p.m. and 17th November, 9 a.m. Offline come live online classes. With the right ingredients, success is yours to have. Enroll today in the Vision IS GS Foundation Course 2025, 2026 and 2027. गुड इवनिंग। मैं आप लोगों के साथ भूगोल के संदर्भ में चर्चा करूंगा और लगभग 40-45 मिनट में कोशिश करेंगे कि जो भी यूपीएससी का रिक्वायरमेंट है ना, जो समझ की ज़रूरत है हमको इस परीक्षा को क्लियर करने के लिए भूगोल के संदर्भ में, उसको लेकर के एक खाका तो जरूर तैयार कर लेंगे कि हमको भूगोल को अप्रोच कैसे करना है। क्लियर है? अब अगर भूगोल एक सब्जेक्ट है और इसकी गंभीरता या इसकी महत्ता के बारे में अगर थोड़ी सी बात रखी जाए तो ऐसा समझ लें कि पिछले कुछ अगर हम सालों की बात करें, लास्ट 8 से 10 सालों की बात करें भूगोल के संदर्भ में, तो भूगोल को केवल अकेले भूगोल के साथ नहीं देखा जाना चाहिए। भूगोल प्लस पर्यावरण देखा जाना चाहिए, ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट। क्योंकि पर्यावरण की समझ अगर हमें बनाने की जरूरत है या पर्यावरण पे अगर यूपीएससी सवाल पूछ रहा है तो उसकी समझ कहाँ से निकलती है? भूगोल से। जैव विविधता को समझना है तो जलवायु तो समझना पड़ेगा ना। बिना जलवायु को समझे जैव विविधता कैसे समझा जा सकता है कि नहीं? तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं पर्यावरण के जिसका समझ अगर आपको चाहिए तो उसकी समझ बनती है भूगोल से। अब क्या यूपीएससी का जो एग्जाम कंडक्ट होता है ना, जो आप लोग देंगे, क्या उसमें इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी एग्जाम उसके साथ इंक्लूडेड होता है?
इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का अगर एग्जाम इसमें इंक्लूड किया गया है तो इसका मतलब है कि फॉरेस्ट या उससे जुड़े हुए जो विषय हैं यानी कि पर्यावरण से जुड़े हुए विषय का महत्ता यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में तो बना ही रहेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कुल मिलाकर के कि हर साल हम ट्रेंड देख रहे हैं कि पर्यावरण के सवालों की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही, है ना। 15 से 20 सवाल हर साल है और 10 से 12 सवाल भूगोल के, तो दोनों को मिला लिया जाए तो लगभग लगभग 30 से 35% का वजन केवल एक सब्जेक्ट को है जिसका नाम है ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट। 100 सवालों में से 30 से 35 सवाल केवल एक सेक्शन से, और ये ट्रेंड है, मतलब कंसिस्टेंटली ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं कि किसी एक साल। और जब तक आईएफएस का एग्जाम होता रहेगा भूगोल के साथ, मतलब यूपीएससी के साथ, तब तक एनवायरनमेंट के सब्जेक्ट का वजन कम नहीं होने जा रहा है ना। 15 से 20% तो वजन बना ही रहेगा, नहीं तो अलग से एग्जाम कंडक्ट करा ले आईएफएस का। और अगर करा रहे हैं साथ में तो वो भी तो जांचेंगे ना कि पर्यावरण को लेकर के इस बच्चे की समझ क्या है, नहीं तो फॉरेस्ट सर्विस की तो का मतलब ही क्या रह जाएगा अगर वैसे सवालों की संख्या ना हो। क्लियर है। तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि जब तक यूपीएससी के साथ आईएफएस का एग्जाम होता रहेगा तब तक एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस के सवालों की संख्या में कमी नहीं आने। तो जरा सोच करके देखें कि अगर हम 30 से 35 सवाल जो कि प्रारंभिक परीक्षा में भूगोल को लेकर के पूछा जा रहा है, अगर इसमें एक बेहतर मतलब शानदार तैयारी के साथ उतरे और 35 में से चलिए 35 ना भी हो लेकिन 27-28 सवाल भी अगर हमारे रेंज में हो तो उसके बाद कितने बचते हैं 65 से 70 सवाल। उसमें से अगर 20-25 सवाल भी सही कर दिए तो इसका मतलब है कि प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर हो गया, है कि नहीं। तो प्रीलिम्स क्लियर करना कोई मुश्किल काम नहीं, थोड़ा सा भी अगर सही रणनीति बनाए। लेकिन एक बात तय है, भूगोल और पर्यावरण अगर बेहतर नहीं हुआ, उस पर कमांड नहीं हुआ, तो 70 सवाल में से मान लेते हैं कि आपने 30-35 सवाल ठीक किया या 40 का सवाल ठीक किया और भूगोल और पर्यावरण ठीक से समझ है नहीं, या सोच के चल रहा हूँ कि यार बिना भूगोल और पर्यावरण के पीटी निकाल दूंगा, तो संकट की स्थिति में तो जरूर फंसेंगे। क्योंकि 70 में से अगर मुश्किल सवाल आ गए और 35-40 में मामला अटक गया और 30-35 में से भूगोल का क्वेश्चन हिल नहीं रहा है या पर्यावरण के क्वेश्चन बाउंसर हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रैप में फंस गया ना। तो बिना भूगोल और पर्यावरण के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन निकाल पाना एक गैम्बल है ना। मतलब एक ऐसी चुनौती है जो कहीं ना कहीं संकट की स्थिति उत्पन्न करेगी। तो इस सब्जेक्ट को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि पिछले 10 सालों का ट्रेंड कह रहा है कि 30 से 35 सवालों का वजन कंसिस्टेंटली हर साल है, तो इसका मतलब है अगले साल भी यही रहेगा। और इसलिए नहीं रहेगा कि हर साल पूछा जा रहा है, इसलिए भी रहेगा कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम इसके साथ हो रहा है। तो जब तक अलग नहीं होगा तब तक वजन कम होने की संभावना तो नहीं है ना। इस बात को आधार बना करके बाकी सब्जेक्ट में डेविएशन हो सकता है, हिस्ट्री का कम कर दिया तो पॉलिटी का बढ़ा दिया, पॉलिटी का बढ़ा दिया तो इकोनॉमी का कम कर दिया, इकोनॉमी का बढ़ा दिया तो अन्य सब्जेक्ट का कम कर दिया। लेकिन फॉरेस्ट का एग्जाम जब तक कंडक्ट करेंगे पर्यावरण को कैसे कम करेंगे, कर ही नहीं सकते। क्लियर है। तो इसका मतलब है कि एक चीज तो हर साल पेपर का आउट है, वो ये कि 30 से 35% वजन तो भूगोल और पर्यावरण को रहेगा। क्लियर है। इसलिए इसको बेहतर तरीके से तैयार करें, अच्छे से तैयार करें। ठीक है। अब हम क्या करें, मतलब मैं आपके साथ 40-45 मिनट जो चर्चा करूंगा उसमें हमारा अप्रोच क्या रहे। तो मैं ये चाहता हूं कि जब आप यहां से क्लास से बाहर जाएं तो भूगोल को लेकर के एक बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए कि यार मुझे भूगोल को अप्रोच कैसे करना है। अब भूगोल का अप्रोच करना है, भूगोल पे हम हमारी पकड़ या भूगोल और पर्यावरण पे अगर हमको अपनी पकड़ बनाने की जरूरत है, तो एक जो सबसे पहला चीज है कि हम जिस रास्ते पे चलना चाहते हैं उस रास्ते की समझ होनी चाहिए। और समझ कैसे बनेगी, सिलेबस से। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग क्या होना चाहिए, सिलेबस का एक एक शब्द बहुत क्लियर होना चाहिए कि इस शब्द का मतलब क्या है। जैसे मान लेते हैं, क्या दिल्ली में वायु का प्रदूषण का स्तर ज्यादा है, क्या लग रहा है, ज्यादा है। अगर वायु के प्रदूषण का स्तर ज्यादा है तो कुछ तो भूगोल का कॉन्सेप्ट लगता होगा ना, उसको तापमान का व्युत्क्रमण का कॉन्सेप्ट कहते हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट होता है। अब तापमान व्युत्क्रमण से आप क्या समझते हैं, तापमान व्युत्क्रमण क्या वायु प्रदूषण दिल्ली में शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु दोनों में होता है, या शीत ऋतु का मेजरली फेनोमेना है। मतलब मेजरली कब होता है, शीत ऋतु में या ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु। तो इसका मतलब है कि जो वायु का प्रदूषण का स्तर है उसके लिए कुछ भौगोलिक दशाएं जिम्मेदार हैं जो शीत ऋतु में होती है, और वो भौगोलिक दशाएं हैं तापमान का व्युत्क्रमण, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इससे आप क्या समझते हैं, तापमान के व्युत्क्रमण के लिए भौगोलिक दशाओं की चर्चा करें, मतलब इसकी उत्पत्ति के लिए क्या क्या भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए, है कि नहीं। व्युत्क्रमण दुनिया के अलग अलग हिस्सों में होता होगा, ध्रुवीय क्षेत्रों में भी हो सकता होगा, है ना, जहां पर भी ठंड पड़ता होगा वहां हो सकता होगा।
तो व्युत्क्रमण के प्रकार क्या होते हैं? जो तापमान का व्युत्क्रमण है उसका कुछ प्रभाव हो सकता है, एक वायु प्रदूषण, और भी कुछ प्रभाव होंगे। तो यूपीएससी क्या करेगा, इसके बारे में जानना चाहेगा। यूपीएससी के सिलेबस में क्या लिखा होगा, तापमान, टेम्परेचर, और यहां पर क्या हो गया, तापमान का व्युत्क्रमण। अगर सिर्फ तापमान तापमान शब्द को जैसे हमने पकड़ा कि यूपीएससी के ने सिलेबस में तापमान या टेम्परेचर लिख दिया है, और टेम्परेचर को अगर हमने बारीकी से नहीं समझा कि यार तापमान में क्या क्या पूछ सकता है, तो इसका मतलब है कि हम तैयार क्या करें, हम तो तैयार ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको तापमान को हमने डिकोड नहीं किया, हमने समझा नहीं कि तापमान का मतलब क्या है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए आपके लिए कि जिस सब्जेक्ट का या जिस एग्जाम का प्रिपरेशन करने जा रहे हैं उसका सिलेबस आपके टिप्स पे होना चाहिए। अगर मैं आपसे खड़ा करके पूछूं कि ज्योग्राफी में क्या सिलेबस है, तो 1 2 3 4 5 6 सिलेबस मालूम है। जब सिलेबस ही नहीं मालूम है तो चलेंगे कैसे उस रास्ते पे? नहीं। तो सबसे पहला चीज क्या होगा, सिलेबस। तो थोड़ी चर्चा सिलेबस की आपके साथ करेंगे, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ एक दिशा दे देंगे कि कहाँ आप सिलेबस को प्रभावी रूप से देख सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि हमने सिलेबस देखा, सपोज करें ज्योग्राफी एनवायरनमेंट का सिलेबस हमने देखा, तो सिलेबस देखने के बाद यूपीएससी सवाल पूछ रहा होगा इस सिलेबस से, तो हमको वजन भी तो मालूम होना चाहिए कि यूपीएससी वजन भूगोल और पर्यावरण के सब्जेक्ट को कितना दे रहा है ना? किसमें? प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। इसकी एक समझ होनी चाहिए कि यार पिछले 10 सालों में हुआ क्या है, भूगोल और पर्यावरण का वजन क्या है। तो अगर ट्रेंड समझ गए तो वजन समझ गए, तो हम अपने प्रिपरेशन में समझ सकते हैं कि यार इतना वजन दिया जा रहा है और दिया जा रहा है तो करना तो पड़ेगा, दूसरा चारा है नहीं। तो दूसरा एक वेटेज के बारे में समझ बनाएंगे। तीसरा, मान लेते हैं कि हमने वजन समझ लिया और 30 से 35 सवाल आ रहे हैं भूगोल और पर्यावरण के, सपोज करते हैं, तो क्वेश्चन पूछने का तरीका भी तो कुछ होगा, कुछ नेचर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, प्रकृति होगा, सवाल किस प्रकार का। क्या बेसिक सवाल पूछ रहा है? बेसिक का मतलब है चक्रवात समझते हैं, मतलब चक्रवात शब्द तो सुने होंगे, चक्रवात की उत्पत्ति के लिए कुछ तो कारण होगा, चक्रवात का कुछ कॉन्सेप्ट तो होगा। तो चक्रवात पे क्या कॉन्सेप्ट वाले सवाल आ सकते हैं? कॉन्सेप्चुअल बनने का कारण क्या है, क्यों बनता है, दुनिया किस हिस्से में बनता है, क्यों बनता है, तर्क क्या है, उसका प्रभाव क्या है, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट, उसकी अवधारणा। क्या भारत की जलवायु को मॉनसूनी जलवायु कह सकते हैं? कह सकते हैं। अब ये मॉनसूनी जलवायु क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट होगा ना, कुछ कुछ तो कॉन्सेप्ट होगा इससे जुड़ा हुआ। एल नीलो, नालीना सुने होंगे, इंडियन ओशन डाइपोल, जेट स्ट्रीम की भूमिका, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसके साथ जुड़े हुए। तो हो सकता है किसी कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछ ले, ऐसा हो सकता है। यानी कि एक हमको क्या करना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि यार हमने क्वेश्चन तो देख लिया, उस क्वेश्चन का एनालिसिस अगर हम करते हैं तो हमको क्या समझ में आता है कि भूगोल और पर्यावरण के सवाल कैसे हैं। तो हमको नेचर भी समझना पड़ेगा कि सवालों की प्रकृति क्या है, तभी तो तैयार करेंगे। कि मान लेते हैं कि ये हमारे सामने एक बुक है, हम इसको पढ़ रहे हैं, पढ़ते समय हमको क्या सोचना पड़ेगा कि इस टॉपिक से किस किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं, इतना तो सोचना पड़ेगा ना, नहीं तो बस पढ़ते जाएंगे और ये सोचेंगे नहीं कि सवाल कैसे बन सकते हैं। तो तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि एग्जामिनेशन में आपके सबसे ज्यादा काम आएगा, कि पढ़ते समय किन बातों का ध्यान, मतलब किस किस प्रकृति के सवाल पूछे जा सकते हैं, उसको लेकर के हमारी क्लैरिटी होनी चाहिए कि इस टॉपिक को हमको इस नजरिए से पढ़ने की जरूरत है। चलिए, हमने ये बात भी समझ लिया कि इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं। अब सवाल है पढ़े कहां से? नहीं, अगर हमने ये भी समझ लिया कि इस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं, तो चौथा पक्ष क्या रहता है, पढ़ा कहां से। अगर इन चार बातों को लेकर के बेहतर समझ होगी तो भूगोल का प्रॉब्लम क्या हो गया, सॉल्व हो गया कि नहीं। इसका मतलब है सिलेबस क्या है, दूसरा वजन क्या है, तीसरा सवालों की प्रकृति क्या है, और चौथा अगर प्रकृति ये है, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो पढ़ा कहां से जाना चाहिए। अगर इन चार बातों को आप अच्छे से समझ लें, तो जब इस क्लास से बाहर जाएंगे तो भूगोल को लेकर के क्लैरिटी होगा ना कि यार ये है तरीका, ये अप्रोच है, इसके माध्यम से हम ऐसा कर सकते हैं। इन चार चीजों के बारे में मैं आपके साथ अगले 40-45 मिनट में चर्चा करूंगा। क्लियर है? मतलब इसकी समझ हमको बनाने की जरूरत है। चलिए एक दो लाइन के साथ शुरू करते हैं, है ना। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये एग्जामिनेशन आपके संयम का परीक्षा है, पेशेंस का, है ना। हो सकता है कि पहली बार में सिलेक्शन हो, सफलता मिले, हो सकता है दूसरी बार में मिले, हो सकता है तीसरी बार में मिले, हो सकता है लास्ट अटेम्प्ट में मिले, लेकिन मिलेगा जरूर अगर आप संयम के साथ लगे रहेंगे तो, है ना। तो यहां पर दो लाइन से शुरू करते हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपने में जान होती, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होती, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती।
मतलब एक एग्जामिनेशन का फंडामेंटल क्या हो गया? हौसला, है ना, अपने आप पे बिलीफ होना चाहिए कि एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी रखनी चाहिए। मतलब इस बात को लेकर के ध्यान रखें, है ना, और पूरे तन मन धन के साथ इसमें जुट जाए। चलिए शुरू करते हैं। भूगोल के टॉपिक के संदर्भ में जो हमारी समझ है उसमें पहला चीज है वो है सिलेबस। यूपीएससी हर साल नोटिफिकेशन जारी करता है। उस नोटिफिकेशन में यूपीएससी 2 लाइन लिखता है सिर्फ भूगोल के सिलेबस के संदर्भ में, और लिखता है भारत तथा विश्व का भूगोल। भारत तथा विश्व का भूगोल, सामाजिक, आर्थिक और भौतिक, या भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। खत्म। अब आप कहता है बूझो तो जाने, मतलब ऐसा समझ लो, बूझो तो जाने भौतिक का मतलब क्या, सामाजिक का मतलब क्या, आर्थिक का मतलब क्या, समझते रहे। उसके बाद लिख देता है आगे चल करके, मेंस का एग्जामिनेशन होता है तो उसमें लिखता है सुनामी, चक्रवात, भूकंप, ज्वालामुखी, ऐसा एक एक शब्द लिख देता है। हमको क्या करना है? हमको बैठ करके सोचना पड़ेगा कि यार भूकंप में पूछेगा क्या? नहीं, क्या भूकंप आने के कुछ कारक होंगे जिम्मेदार? क्या दुनिया के सभी जगह पे भूकंप आते हैं? नहीं, कुछ पार्टिकुलर स्थानों पे ही आते हैं। वहीं क्यों आते हैं? कुछ तो कारण होगा। भूकंप का प्रभाव क्या होगा? कुछ पॉजिटिव हो सकता है भूकंप का प्रभाव, आपदा ही तो लाएगा, और क्या लाएगा? तो नेगेटिव प्रभाव होंगे सारे। क्या भूकंप एक आपदा है, एक त्रासदी है? तो क्या इसका आपदा प्रबंधन किया जाना चाहिए? तो भूकंप पे सवाल क्या आ सकते हैं? भूकंप का कारण, भूकंप का प्रभाव, और भूकंप को लेकर के क्या प्रयास किए जा रहे हैं। क्या भारत कुछ प्रयास कर रहा है? कुछ तो कर रहा होगा। ऐसा तो नहीं कि हाथ पे हाथ रख के बैठा होगा। आप लोग जब सेलेक्ट होंगे, कलेक्टर बनेंगे, और आपके जिले में मान लीजिए कि कोई भूकंप आ गया, ईश्वर न करे ऐसा हो, लेकिन आप क्या करेंगे? आपकी कुछ जिम्मेदारी होगी ना। तो आपदा का प्रबंधन भी तो करना पड़ेगा। तो देश में आपदा प्रबंधन को लेकर कुछ तो प्रयास चल रहे होंगे। अब ये प्रयास ठीक है, नहीं है, कारगर है, लेकिन प्रयास तो हो रहा होगा, तो बताना पड़ेगा ना कि ये काम हो रहा है। आलोचनात्मक परीक्षण करने के लिए कहेगा तो जो आपदा प्रबंधन को लेकर के प्रयास है उसकी कुछ कमियां होंगी, उन कमियों को गिनाएंगे, फिर कुछ सुझाव देंगे कि ये और किया जा सकता है। नहीं, तो इसका मतलब है अगर यूपीएससी ने एक शब्द लिख दिया भूकंप, तो हमको सोचना पड़ेगा ना कि भूकंप पे क्या क्या सवाल बन सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक क्या करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भूकंप पे सवाल बन सकता है? क्या दिल्ली एनसीआर के आसपास लगातार पिछले 1-2 वर्षों से भूकंपीय गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, है ना? तो दिल्ली एनसीआर के आसपास पिछले कुछ वर्षों से, या उत्तर भारत में पिछले कुछ वर्षों से लगातार भूकंपीय गतिविधियां देखने को मिल रही। कारणों की चर्चा करें। तो एक करंट का टॉपिक हो गया कि नहीं, कि क्यों उत्तर भारत के क्षेत्र में लगातार पिछले कुछ 2-2.5 सालों से लगातार 3-4 के रिक्टर स्केल के पे भूकंपीय गतिविधियां देखने को मिल रही। इसका प्रभाव क्या होगा उत्तर भारत पे, और इससे निपटने के लिए क्या हमारे पास कुछ प्रयास कर रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा, है ना? इस तरीके से इसको तैयार करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि भूकंप एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम पिछले कुछ सालों से करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेवलपमेंट देख रहे हैं। तो उसको फंडामेंटल, यानी कि हमको इसको बेहतर तरीके से तैयार करना पड़ेगा, आपदा प्रबंधन से जोड़ना पड़ेगा, और करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नवीन डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके साथ इसको समझना पड़ेगा, है कि नहीं? और यूपीएससी ने क्या लिख दिया? भूकंप, और कहता है बूझो तो जाने भूकंप का मतलब क्या है। ऐसे ही अलग मतलब एक लिख देगा चक्रवात, तो चक्रवात को डिकोड करना पड़ेगा ना कि चक्रवात में पढ़ना क्या है, समझना क्या है। जब तक उन सब चीजों पे हम काम नहीं करेंगे तब तक बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगा। उदाहरण के लिए एक सिलेबस में एक टॉपिक है कृषि। अब कृषि में क्या? फसल, धान कहाँ होता है, गेहूं कहाँ होता है ना, गन्ना कहाँ होता है, क्यों होता है वहां पर? एक तो ये होगा, ये तो नॉर्मल सी बात है, इसका एक समझ होना चाहिए। चाय कहाँ होता है, कॉफी कहाँ होता है, रबड़ कहाँ होता है, पूछता है यूपीएससी। लेकिन कृषि का मतलब केवल यही तो नहीं है। कृषि का मतलब है कि फसलों का उगना। कृषि का मतलब ये भी तो है कि फसल उगने के लिए फर्टिलाइजर चाहिए, फसल को उगाने के लिए सीड्स चाहिए, फर्टिगल फसल को उगाने के लिए सिंचाई की सुविधा चाहिए। भारत में सिंचाई की सुविधाएं हैं? हाँ हैं। कैसे हैं? कुओं से, तालाबों से, झीलों से, है ना, नहर से, अलग अलग तरीके हैं। लेकिन क्या यही तरीका है या कुछ नवीन तकनीक भी है? स्प्रिंकल इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, फर्टिगेशन। तो यूपीएससी क्या करेगा? पुरानी सिंचाई और नवीन सिंचाई की तकनीकों में अंतर स्पष्ट करे, और नवीन सिंचाई की तकनीक पुरानी सिंचाई की तकनीक से बेहतर कैसे। क्या भारत सरकार सिंचाई की सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास कर रही है? अगर कर रही है तो गिनाएं, चर्चा करें। तो गिनाना पड़ेगा, और गिनाना भी चाहिए, नहीं? और यूपीएससी ने लिख दिया कृषि। तो अब आप कृषि का मतलब क्या है? कृषि में 3 इनपुट का इस्तेमाल होता है। कृषि संभव ही नहीं है अगर अच्छा बीज ना हो।
कृषि संभव ही नहीं है अगर फर्टिलाइजर न डालें, कोई सा भी, चाहे कृत्रिम या केमिकल फर्टिलाइजर हो या जैविक फर्टिलाइजर हो, लेकिन मृदा को उर्वर बनाना पड़ेगा। उसकी उर्वरता के लिए हमको फर्टिलाइजर, चाहे वो जैविक हो चाहे वो अजैविक या केमिकल फर्टिलाइजर्स हो, ऐड तो करना पड़ेगा। तो फर्टिलाइजर को लेके क्या देश में कुछ नीतियां होंगी? फर्टिलाइजर कितने प्रकार के होते हैं? मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे हमारा शरीर है कुछ पोषक तत्वों को लेता है ना, उसमें से सबसे ज्यादा क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। इसको हम क्या कहते हैं? मुख्य घटक या मुख्य न्यूट्रिएंट्स। तो प्लांट्स को भी ऐसे कुछ चाहिए होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। हम अपने शरीर में आयरन भी लेते हैं, जिंक भी लेते हैं, है ना, छोटे छोटे अमाउंट में। इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट कहा जाता है। तो यूपीएससी पूछेगा फर्टिलाइजर के संदर्भ में, है ना, कि फर्टिलाइजर से आप क्या समझते हैं, फर्टिलाइजर मृदा को कैसे उर्वरक बनाता है, तो उसके संदर्भ में बताना पड़ेगा। क्या फर्टिलाइजर को लेकर के भारत में कुछ चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं? अगर हैं तो क्या है? इसको साधने के लिए सरकार के द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं, है ना, सुझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि कृषि को बेहतर करना है तो कृषि के इनपुट पे काम करना पड़ेगा। कृषि को के उत्पादन के लिए जो बीज, फर्टिलाइजर, सिंचाई की सुविधाएं हैं, इस पे यूपीएससी सवाल पूछ सकता है। और यूपीएससी कहता है कृषि। अब इन तीन चीजों की बेहतर तरीके से अगर कहीं पर उपस्थिति हो गई तो उत्पादकता ज्यादा होगी। कोई भी एक क्षेत्र है जहां पर फर्टिलाइजर अच्छा हो गया, उन्नत बीज हो गया, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो गई, तो वहां उत्पादकता अपेक्षाकृत क्या होगी? बेहतर होगी। किसान ने खूब उगा लिया, लेकिन किसान ने अपना उत्पादन बहुत ज्यादा कर लिया, तो क्या ये गारंटी है कि उसको उसका सही मूल्य मिलेगा? तो इसका मतलब है कि किसान को सही मूल्य मिले, इसके लिए क्या मार्केट रिफॉर्म्स करने की जरूरत है? बाजारों पे काम करने की जरूरत है कि नहीं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कॉन्सेप्ट। लेकिन 24 ही वस्तुओं पे मिलता है, 24 ही कृषि की वस्तुओं में। टमाटर पे, आलू पे, प्याज पे नहीं मिलता है, साग सब्जियों पे नहीं मिलता है, फल फूल पे नहीं मिलता है। तो एमएसपी केवल 24 पे ही मिलना चाहिए, बाकियों पे भी मिलना चाहिए, है ना? तो मार्केटिंग रिफॉर्म्स क्या है, मार्केट से रिलेटेड चुनौतियां क्या है? कहते हैं ना, जोते बोए काटे धान, खेत का मालिक वही किसान। तो खेत का मालिकाना हक मान लीजिए दे भी दिया, लेकिन उसका सही मूल्य ना मिले, तो वैसे मालिकाना हक का क्या करेगा? वो सुसाइड करेगा। दुनिया भर में मान लेते हैं कि बम्पर प्रोडक्शन किया कॉटन का महाराष्ट्र में, विदर्भ के क्षेत्र में, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉटन के प्राइसेस क्रैश कर गए, और जो प्राइस मिल रहा है उससे उसका खर्चा भी नहीं निकल रहा है। क्या करेगा? सुसाइड करेगा। देश में हर साल 4 लाख फार्मर सुसाइड्स करते हैं। क्यों? या तो फसल खराब हो जाती है, या बम्पर प्रोडक्शन होता है तो उसका दाम नहीं मिलता है। तो क्या करता है? टमाटर जाकर के रोड पे फेंकाता है। तो मार्केटिंग रिफॉर्म करना पड़ेगा ना। सरकार ऐसा तो नहीं प्रयास नहीं कर रही होगी, क्या प्रयास है? वो प्रयास ठीक है, कमियां हैं, इसको लेकर के यूपीएससी सवाल पूछेगा। और यूपीएससी ने क्या लिखा? कृषि। तो हमको आयाम ऐड करने पड़ेंगे, हमको सोचना पड़ेगा। क्या दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन हो रहा है? क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना? यूपीएससी पूछेगा ना प्रभाव क्या है, तो यूपीएससी ने एक शब्द लिख दिया, क्लाइमेट चेंज। तो हमको क्या करना पड़ेगा? क्लाइमेट चेंज का कारण क्या है? मानवीय कारण, प्राकृतिक कारण, जो भी कारक हो बताना पड़ेगा। इसका प्रभाव, तो प्रभाव को लेकर के करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हर 6-7 साल में एक आईपीसीसी की रिपोर्ट आती है, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। और एक बार रिपोर्ट आ गया तो 7 साल के बाद आएगा। अभी जो रिपोर्ट हाल ही में आया है उसके बाद 7 साल के बाद आएगा, तब तक आपका यूपीएससी का सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव करना है तो वो रिपोर्ट पढ़ना पड़ेगा कि नहीं, कि क्या क्या प्रभाव होगा, कृषि पे क्या, नगरों पे क्या, समुद्र पे क्या, जैव विविधता पे क्या, कृषि पे क्या, है ना, मानव स्वास्थ्य पे क्या, अलग अलग तरीके से रिपोर्ट्स आएंगे। जैसा पिछले साल भी यूपीएससी ने सवाल पूछा था। यूपीएससी क्या करेगा? क्लाइमेट चेंज। और किताबों में आप पढ़ते रहें, प्रभावों के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा होगी नहीं। क्यों? किताब 2-3 साल पहले प्रिंट हुए, आईपीसीसी की रिपोर्ट अभी आई है, उसमें इंक्लूडेड ही नहीं होगा, और यूपीएससी वहां से पूछेगा। तो हमको करंट के साथ जुड़ना पड़ेगा, हमको विस्तार से इसकी समझ बनाने की जरूरत है। यानी कि सिलेबस के हर चीज को डिकोड पढ़ना करना पड़ेगा कि इस शब्द का दायरा क्या है। उस दायरे को अगर जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम प्रभावी रूप से रास्ता नहीं समझ पाएंगे कि चलना किस पे। इसलिए हर सब्जेक्ट या हर टॉपिक का को डिकोड करना है, उसको समझना है कि इसके आयाम क्या क्या है, और उन सारे आयामों पे बेहतर तरीके से तैयारी करनी है, ताकि यूपीएससी अगर पूछेगा किसी उनमें से किसी टॉपिक पे पूछेगा और उसके सारे आयाम अगर हमारे मजबूत हैं तो आप प्रिपेयर्ड हैं, आप रेडी हैं, यूपीएससी जो भी पूछेगा आप लिख सकते हैं। नहीं तो इसका मतलब क्या? सिलेबस की बेहतर समझ होनी चाहिए, है ना। अब बहुत ज्यादा इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, जैसा मैंने आपके सामने शब्द रखा, इसका मतलब ये होता है।
मैंने यहाँ पर जो भी यूपीएससी का सिलेबस है इसको विस्तार से यहाँ पर रखा है, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक है, मतलब 40-45 मिनट का समय है। बाकी जब क्लासेस होंगी तो उसमें हम देखते रहेंगे कि चर्चा आपके साथ होती रहेगी। लेकिन जो भी हमारा सिलेबस है ना, भौतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, जो भी इसका मतलब है, इन सबको बेहतर तरीके से तो समझना पड़ेगा। और हर शब्द का पहले तो हमको दायरा फिक्स करना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। हम क्लासेस में यही करते हैं, कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं तो शुरू करने से पहले हम दायरा बनाते हैं कि इस टॉपिक के तहत क्या क्या पढ़ा जाना चाहिए, है ना। और उसके बाद फिर हम एक एक करके उस दायरे को डिकोड करते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसकी व्याख्या क्या है। हर चीज को समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं ताकि उस टॉपिक का कोई भी आयाम छूटे नहीं। आपको भी यही करना है, मतलब इसी तरीके से आपको अप्रोच करना है कि हर टॉपिक का दायरा फिक्स करें, एक लक्ष्मण रेखा खींचे कि इस टॉपिक का मतलब क्या है, और उन सारे आयामों को समझ करके या समझ गए कि ये आयाम है, फिर एक एक करके उसको बेहतर तरीके से तैयार करते चले जाए। इसका फायदा क्या होगा, जब आपने एक लक्ष्मण रेखा खींच ली कि इस टॉपिक के तहत ये बातें हैं जिसको मुझे करना है, तो जब भी कोई नवीन चीज उस टॉपिक पे होगा तो आपको मालूम होगा ना कि एक नवीन चीज इसमें ऐड हो गया है, तो इमिडिएटली एक नया आयाम बनाएं और उसमें उस चीज को लिख दें कि एक नया डेवलपमेंट इसमें हुआ है। इस पे एक सवाल बन सकता है। जैसे उदाहरण के लिए हम कृषि पे चर्चा कर रहे हैं, सपोज करें कि कृषि पे चर्चा की है। कृषि पे हमने कहा राइस या धान के बारे में चर्चा किया कि भौगोलिक दशाएं ऐसी हैं, भारत में उत्पादकता ये है, ये कुछ राज्य हैं जो सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं, और इसको लेकर के हाल ही में ये समस्याएं नजर आई। क्लियर है? क्या नवीन रिसर्च राइस में हो रहे होंगे? नई वेराइटी आ रही होगी, उत्पादकता बढ़ रही होगी? नहीं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, धान एक बार बोया जाता है, धान हो गया तो फसल को काट दिया जाता है। चाइना ने एक ऐसी वेराइटी का विकास किया है लास्ट ईयर जिसका नाम है PR, पेरिनियल 23, कि धान की फसल गन्ने की तरह हो जाएगी कि आपने एक बार धान काट करके उसमें से उसका हटा दिया, धान का ऊपर वाला बाली निकाल लिया, और धान के पौधे को लगे रहने दे तो दूसरी फसल लेंगे। 4 साल तक वो धान उसी में बोया रहेगा और वो लगातार आपको फसल देता रहेगा। क्या किसान का खर्चा कम होगा इससे? बार बार बोना नहीं पड़ेगा, और धान का एक बार लगाने के बाद एक बीज एक फसल देता है ना, और ये एक बार लगाने के बाद 4 साल तक फसल देगा और साल में 2 बार देगा। क्या खर्चा कम होगा? आय बढ़ाने का तरीका क्या है? आय बढ़ाने का तरीका है या तो मूल्य बेहतर मिले, और नहीं तो उत्पादकता बढ़ाई जाए, और नहीं तो खर्चे को कम किया जाए। खर्चे को कम करने से भी आपकी आय बढ़ेगी। तो अगर ऐसे वैरायटी प्रभावी रूप से विकसित होते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में विकास होने की संभावना अपेक्षाकृत बेहतर, मतलब किसानों की स्थिति बेहतर हो सकती। नहीं, एक सॉल्यूशन है। काला नमक का नाम सुने? काला नमक, वो नमक वाला काला नहीं, एक चावल का किस्म होता है जिसको काला नमक कहते हैं, ब्लैक कलर का चावल होता है ना। कुशीनगर और उत्तर प्रदेश के उत्तरी जिलों में मिलता है। माना जाता है कि गौतम बुद्ध अपने साथ लेकर के आए थे, और वो चावल काले रंग का होता है, ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर का इसलिए होता है कि चावल में केवल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, शक्कर होता है। लेकिन ब्लैक वाला जो चावल होता है, काले रंग का, जो काला काला नमक नाम दिया गया उसका, उसमें जिंक और आयरन होता है, जिससे हमारे शरीर में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है। नहीं, काला होता है, बनने के बाद लगेगा जैसे जल गया है, लेकिन जला नहीं होता है ना। नाम है काला नमक। अभी हाल ही में उसको GI टैग दिया गया, मतलब ये करंट का डेवलपमेंट है। मतलब पॉइंट आपको ये बताना चाहते हैं कि हम चावल तैयार कर लिए और हम सोच रहे हैं यार हम तो पढ़ लिए, है ना, हमने तो किताब पढ़ ली, चावल सब समझ लिए, और पता चला वो 2 नए डेवलपमेंट हो गए और वो हमने पढ़ा नहीं, और यूपीएससी पूछेगा काला नमक, और ये किसका वेराइटी है? नमक का, चावल का, ऐसे करके। तो आप क्या टिक करेंगे? कितना आसान सवाल पूछा है, मार देंगे नमक पे टिक। नहीं, मतलब कहने का ये मतलब है कि लगेगा कि आसान है, लेकिन जो नहीं पढ़ा होगा ना उसके लिए दिक्कत वाली बात होगी। तो करंट के टच में भी रहना पड़ेगा, कहने का ये मतलब है। हमको देखना पड़ेगा, जैसे हमने राइस का दायरा खींच लिया कि ये पढ़ना है, पढ़ लिए, करंट में पढ़े और दिखा कि यार ये तो नया डेवलपमेंट है चावल का, काला नमक को GI टैग दिया गया है, यार जिंक है इसमें, लोहा है ना। जरा सोच के देखें, एक छोटी सी बात आपके सामने रखते हैं। देश के बच्चे ही देश का भविष्य है ना। अगर बच्चे कुपोषित तो देश कुपोषित नहीं, अगर देश के बच्चे कुपोषित हो गए तो आने वाला भारत कुपोषित है कि नहीं। और हमारे देश में जो ट्राइबल एरियाज है ना, उसमें पैसा का ज्यादा कल्चर नहीं है, मनी का बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं है, जो मिलता है ना प्रकृति से वो खा लेते हैं। भारत दाल में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, दलहन आयात करता है, और दाल है प्रोटीन का सोर्स, प्रोटीन से बनता है ये वाला मसल,
नहीं, जो हमारा शरीर है ना, ये जो ग्रोथ हुआ है सब मसल, और इसके विकास के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन। और जब प्रोटीन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? बच्चे का बस पेट निकला होगा, हाथ और पैर पतले पतले होंगे, है ना, उसका मानसिक विकास नहीं होगा। जिंक और आयरन मानसिक विकास को बढ़ाता है, भूलने की क्षमता को कम करता है, अल्जाइमर की बीमारी से बचाता है। अब देश के बच्चे का मानसिक विकास नहीं, मतलब बच्चे का मानसिक विकास नहीं होगा तो देश का मानसिक विकास नहीं होगा, नहीं। और ट्राइबल एरियाज में क्या है? समस्या ही एक प्रकार की। क्यों? क्योंकि आप ही बताइए, 150 रुपए किलो, जहां पर पैसे का ज्यादा फ्लो नहीं है, और भारत दाल में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो हमारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उसमें केवल चावल गेहूं इंक्लूड किया गया है। बस अभी कोविड के टाइम पे उसमें दाल ऐड किया गया था, तो दाल तो मिल नहीं रहा है, तो बेचारा चावल कैसे खाएगा? चावल को उबालेगा, उसमें नमक डालेगा, पानी डालेगा, अचार का मसाले मिलाएगा, खा लेगा। पोषण होगा कि कुपोषण होगा? पेट तो भरेगा, खाद्य सुरक्षा तो होगी, लेकिन पोषण सुरक्षा नहीं होगी। तो भारत में क्या होगा? पोषण असुरक्षा होगी। अब चावल की जगह काला नमक खाए तो आयरन मिलेगा नहीं, जिंक मिलेगा, थोड़ा सा डेफिशिएंसी तो कम होगा। इसको प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए। यूपीएससी में कहीं इंटरव्यू में बैठे हुए हैं और कुपोषण के बारे में चर्चा होनी शुरू हो गई, तो बताइए सर, एक नया डेवलपमेंट हुआ है काला नमक का, उनको भी नहीं हो सकता है मालूम हो, बताएंगे तो वो भी कहेंगे कि बच्चा लगातार कांस्टेंट टच में है। मान लेते हैं कि आप देश के किसी जिले में अवस्थित है और आपके देश में कुपोषण की समस्या बहुत ज्यादा है, दाल का पैदावार हो नहीं सकता, लेकिन धान बहुत हो सकता है, तो क्या करना चाहिए? है ना, क्या करना चाहिए? काला नमक उगाया जाना चाहिए। किसानों को प्रेरित करें, लेकर के जाएं, कुछ किसानों को भेजें कि जाओ उत्तर प्रदेश के उत्तरी जिले कुशीनगर में देख करके आओ काला नमक कैसे उगता है। नहीं, सीख करके आएंगे, वहां से बीज लेकर के आएंगे, धीरे धीरे करके पॉपुलर हो जाएगा। नहीं, और जब मालूम ही नहीं होगा तो करेंगे क्या? कहेंगे कि इसका हाल तो यही है, क्या किया जाए। बोलंगीर, कालाहांडी, कोरापुट उड़ीसा के सबसे ज्यादा कुपोषण वाले जिले, मतलब एक ट्रायंगल कहा जाता है। सबसे ज्यादा भारत में कुपोषण की समस्या इन क्षेत्रों में है, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट से। वहां अगर आए तो ऐसा इनोवेटिव सॉल्यूशन होगा कि नहीं? सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जैसे एक और छोटा सा उदाहरण इसके साथ ऐड करते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कुल मिलाकर के, अगर सिलेबस शानदार तरीके से तैयार करें और विभिन्न आयामों से सोचें तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे सकते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल कृषि का। भारत में कुपोषण सुरक्षा है ना, दाल है महंगा, 100-150 रुपए किलो, उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? चिकन, वो और महंगा। उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? मटन, वो और महंगा। तो जब दाल नहीं खरीद सकते तो चिकन और मटन कहां से खाएंगे? दिक्कत। तो भारत में कुपोषण सुरक्षा या प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी। लेकिन भारत का एक अपना पेड़ है जो भारत में उगा, भारत में विकसित हुआ, है ना, जिसको सहजन का पेड़ कहते हैं, ड्रम स्टिक। ऐसा पेड़ है, वो कहता है कि यार बस मुझे लगा दो, बस कहीं फेंक भी दोगे तो मैं खुद लग जाऊंगा, मेरा कोई केयर मत करो, बस मुझे लगा दो, बाकी मैं खुद देख लूंगा, क्योंकि मैं भारत में ही विकसित हुआ, भारत की जलवायु को समझता हूं। बस आप मुझे मिट्टी दे दो। आप उस पेड़ को, टहनी को भी तोड़ दोगे ना, है ना, ड्रम स्टिक सहजन के पेड़ की टहनी को तोड़ करके ऐसे फेंक भी दोगे ना, और जहां पानी लग रहा होगा, पानी मिल रहा होगा, वहां खुद ही उगाएगा, कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। ऐसा पेड़ है वो, और 2-2.5 साल में ग्रो कर जाता है, और भर भर के प्रोटीन है उसमें। वो जो ड्रम स्टिक होता है, प्रोटीन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है ना। इसको उगने के लिए कुछ नहीं चाहिए, कहता है कि किसी भी प्रकार की मिट्टी उग जाऊंगा। तो देश भर में नहीं उगा देना चाहिए? देश भर में जहां जहां पर भी कुपोषण की समस्या लगा दो इसको, और जिसको मिले तोड़ तोड़ करके खाए अपना। नहीं, सिंपल सा सॉल्यूशन नहीं है। आप क्या सीख रहे हैं? आप क्या सीखेंगे? आपके जिले में कुपोषण की समस्या, लगा दीजिए ड्रम स्टिक, जहां दिखे सरकारी जमीन दोनों तरफ लगा दीजिए फलदार पेड़। छत्तीसगढ़ के राज्य ने यही किया। एक डीएम ने सोचा कि यार ये तो अपने देश का पेड़ है, अपने जिले से शुरू करता हूं। उनके जिले में सक्सेसफुल हुआ। छत्तीसगढ़ की सरकार ने कहा कि पूरे छत्तीसगढ़ के राज्य में जहां जहां सरकारी जमीन है लगा दो सब जगह ड्रम स्टिक, लोगों को मिले, अपना तोड़ तोड़ के खाते रहे। प्रॉब्लम सॉल्व। सॉल्यूशन कितना छोटा सा है, मतलब सोच के देखें कि अगर आपकी समझ बेहतर है तो कितने सारे सॉल्यूशंस है कि नहीं। तो सिलेबस अच्छे से तैयार करें। अब ऐसा 1-2 एग्जाम्पल भी आपके आंसर में ऐड हो गया ना कुपोषण वाले में, तो एग्जामिनर क्या कहेगा, यार इसी को तो सिलेक्ट करना है। चाह करके भी आधा नंबर ज्यादा देगा, नहीं भी चाहता होगा ना तो उसके हाथ से निकलवा लेंगे आप। नहीं तो कहने का मतलब यह है, सिलेबस को शानदार तरीके से तैयार करें, उसकी एक बेहतर समझ रखें, और लक्ष्मण रेखा खींचें, उसका दायरा फिक्स करें,
और दायरा फिक्स करने के बाद समय समय पे अपडेट करते रहें कि इसमें नवीन डेवलपमेंट्स क्या हुए। तो फंडामेंटल भी अच्छा हो गया, स्ट्रांग हो गया, करंट भी उसके साथ जोड़ लिए, और क्या चाहिए? क्या पूछेगा फिर? और कुछ बचेगा क्या? जब हमने खुद दायरा बना लिया अच्छे से और खूब सोच करके देखा कि यार इसमें तो कुछ बचता ही नहीं, तो उस टॉपिक से अगर पूछा, कभी भी सवाल पूछा किसी भी साल, तो कंफर्ट जोन में होंगे ना, कहेंगे कि इसी का तो इंतजार था। और अगर सिलेबस ही बेहतर तरीके से तैयार नहीं है या समझ नहीं है, तो फिर दायरा तो बना ही नहीं पाएंगे, और दायरा नहीं बना तो फिर उसकी व्याख्या कैसे करेंगे, उस पर तो काम ही नहीं कर पाएंगे, चल ही नहीं पाएंगे। तो सिलेबस की समझ एक सबसे पहला पड़ाव है, बेहतर होना चाहिए, और उसके बाद फिर उसको डिकोड करके धीरे धीरे करके उसको तैयार करें, इस पे काम होना चाहिए। तो इस पे सिलेबस पे विस्तार से चर्चा किए हुए हैं, जब क्लासेस में आएंगे तो देखेंगे एक एक सब्जेक्ट का हम उसी तरीके से चर्चा करते हैं। आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा 40-45 मिनट का समय है, तो उसी में कोशिश करना है कि एक और सब्जेक्ट की समझ आपकी बन जाएगी फिर बेहतर तरीके से। तो यहाँ पर सिलेबस के बाद जो दूसरा पक्ष है, जो भी अलग अलग पहलू हैं, चर्चा होगी कभी, जो भी भारत का, विश्व का, अलग अलग जो भी भूगोल के पक्ष हैं, देखेंगे इसके बारे में। जो दूसरा पक्ष है कि जो भी सिलेबस है उसको हमने समझ लिया, देख लिया कि ये है, उस पर पकड़ भी बना ली, तो जो दूसरा पक्ष है कि यार सवाल कितना पूछता है यूपीएससी, एक सिंपल सी बात हमको मालूम होनी चाहिए, है ना, ताकि पता चले ना कि कितना फोकस करने की जरूरत है। इसमें कॉमन रख लीजिए 15 से 20 सवाल। जिस साल भूगोल की संख्या कम होगी उस साल पर्यावरण की संख्या बढ़ जाएगी, जिस साल पर्यावरण के सवालों की संख्या कम होगी भूगोल की संख्या बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर के वजन 30 से 35 सवाल का हर साल रहेगा। भूगोल के सवाल जो पूछे गए हैं, अगर हम 2015 से लेकर के 2023 की बात करें, यानी कि लगभग लगभग 9 साल हो गई, 2015 से लेकर के 2019 के बीच में लगभग 9 साल हो गए। इन 9 सालों के ट्रेंड को अगर हम देखते हैं, तो भूगोल के सवालों की संख्या 13 से लेकर के 8-9 के बीच में, यानी कि 13 सवाल मैक्सिमम, 13 या 14 सवाल पूछता है, और मिनिमम पूछेगा तो 9। लेकिन इसके साथ पर्यावरण के सवालों को जोड़ करके जब हम देखते हैं, क्योंकि पर्यावरण और भूगोल साथ में हम करते हैं, तो आगे देखेंगे इसको, पर्यावरण और भूगोल के सवालों को जोड़ करके जब हम देखते हैं तो हमको वजन नजर आता है 30 से 35 सवालों का। तो जिस साल 13 सवाल पूछा है, उस साल 18 से 19 सवाल होंगे, है ना। जिस साल यहाँ पर 8 सवाल होंगे, उस साल अपेक्षाकृत 20 से 25 सवालों की संख्या होगी पर्यावरण की। कुल मिलाकर के वजन 30 से 35% बना रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि भूगोल और पर्यावरण को मान करके चलना है कि 1/3 सिलेबस हमारा कवर करता है, 1/3। 100 में से 30 से 35 सवाल मतलब 1/3 वजन हो गया। तो बिना इसके मजबूत हुए क्या प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन क्लियर होगा? सोच के देखिए, है कि नहीं, मुश्किल होगा। तो इसलिए पहला अटैक किस पे करना चाहिए? ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, शुरू से लेकर के चलिए, ताकि किसी प्रकार की कोई कोताही ना हो, मतलब आपका ये मजबूत पक्ष बने। क्योंकि एक बात तो सर्टेन है कि या तो पर्यावरण के सवालों की संख्या ज्यादा होगी या तो भूगोल की। अगर भूगोल के सवालों की संख्या ज्यादा हुई तो पर्यावरण के थोड़े सवाल कम हो जाएंगे, और अगर पर्यावरण के सवालों की संख्या कम हुई तो भूगोल की, लेकिन 30 से 35% वजन तो बना रहेगा। ये तो हो गया प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो एक जो ट्रेंड हमको नजर आता है कि भूगोल का जो सब्जेक्ट है ना, भूगोल की बात करें तो जीएस के पेपर 1 में है, पेपर 1 है ना, उस जीएस पेपर 1 ऊपर लिखा हुआ है जीएस पेपर 1 के सिलेबस में। और जीएस पेपर 1 के सिलेबस में या पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में हर साल 20 सवाल पूछे जा रहे हैं। उन 20 सवालों का कुल वजन कितना है? 250। अब 250 नंबर का वजन है पेपर 1 में, और यहां पर देखें कि 2023 में, 22, 21, 18 में 100, 115, 95, 85, 75, 70, यानी कि मैक्सिमम नंबर कितना हो गया? 115। तो किसी साल अगर सबसे ज्यादा भूगोल के सवाल पूछे जाएंगे, तो लगभग लगभग पेपर का लगभग 40 से 45% वजन किसको मिल गया? केवल एक सब्जेक्ट को, भूगोल। और पर्यावरण के 2 से 3 सवाल पूछे जाएंगे पेपर 3 में, उसके तो सवाल अभी गिने नहीं गए। तो कुल मिलाकर के देखा जाए कि भूगोल का जो सब्जेक्ट है वो प्रारंभिक परीक्षा में तो आपको मदद करेगा ही, लेकिन पेपर 1 का लगभग आधा हिस्सा कवर करता है वो। 20 में से देखें कितने सवाल? 8 से 9 सवाल। एक आध साल को एक्सेप्शन छोड़ दें तो बाकी सब सालों में 8 से 9 सवाल केवल और केवल एक पेपर से भूगोल। कैसे इग्नोर करेंगे? और इग्नोर करेंगे तो संकट की स्थिति होगी कि नहीं, कि चलो जैसे तैसे प्रारंभिक परीक्षा निकल भी जाए, लेकिन फिर मामला कहां जाकर के अटक जाएगा? मुख्य परीक्षा में। इसलिए द पॉइंट इज कि जब हम
वजन देखते हैं और पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखते हैं, तो ये बात बहुत ही क्लैरिटी के साथ निकल करके आती है कि भूगोल और पर्यावरण इस एग्जामिनेशन के अपरिहार्य हिस्से हैं। इस पे हमको शुरुआती दौर से ही कार्य करने की जरूरत है, इसलिए आंकड़ा आपके सामने रखा गया। क्लियर है? ताकि शुरू से ही इसको गंभीरता से लेकर के चला जाए। अब बाकी क्लास में जब आएंगे तो चर्चा करेंगे कि जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं भूगोल से, तो भूगोल का अलग अलग विषय वस्तु है। भू आकृति विज्ञान है, जलवायु है, भारत का भूगोल है, भारत के भूगोल में भी आर्थिक भूगोल है, सामाजिक भूगोल है, प्राकृतिक भूगोल है। ये सवाल पूछे कहाँ से जा रहे हैं उसका भी एक ट्रेंड एनालिसिस होना चाहिए, ताकि हमको पता चला कि कहाँ कहाँ से अपेक्षाकृत सवाल पूछने की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा है। जितने भी सवाल पूछे जा रहे हैं उसमें एक बात बहुत ही क्लियर है कि मान लेते हैं ये विश्व भूगोल का टॉपिक है, जो भी टॉपिक है विश्व भूगोल का, पिछले कुछ सालों में टोटल संख्या 24 है। और अगर हम भारत के भूगोल की बात करें, है ना, इंडिया के भूगोल की बात करें, तो इसी समय में भारत के भूगोल की कुल संख्या, भारत से रिलेटेड जो भी सवाल पूछेंगे उसकी कुल संख्या कितनी है? 43 है। इसका मतलब है कि यूपीएससी विश्व के भूगोल की जगह ज्यादा सवाल किसका पूछता है? भारत के भूगोल। क्योंकि इसी पीरियड में 24 सवाल पूछे गए विश्व भूगोल से और 44 सवाल या 43 सवाल पूछे गए भारत के भूगोल से। तो इसका मतलब है कि सवालों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कौन सा हिस्सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है? इंडियन ज्योग्राफी। लेकिन मुश्किल स्थिति यह है कि भारत के भूगोल को समझने के लिए विश्व का भूगोल समझना पड़ता है। जब तक विश्व के भूगोल या उस कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझेंगे, भारत के भूगोल की व्याख्या नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, ये बात तय है कि मान लीजिए कि हमने पूरा सिलेबस पढ़ लिया और सब अच्छे से रिवाइज कर लिया, या अच्छे से हमने 2-3 बार पढ़ लिया, तो एग्जाम से जस्ट पहले रिवीजन पे ज्यादा फोकस किस पे करना चाहिए? भारत के भूगोल। नहीं, क्योंकि सवाल ट्रेंड यही बता रहा है कि ज्यादा सवालों की संख्या कहां से होगी? भारत के भूगोल। मतलब पढ़ना हमको सब है, सवाल विश्व के भूगोल से भी पूछ रहा है, भारत के भूगोल से भी, लेकिन जब समय कम होगा, जब रिवीजन करना होगा, तो वरीयता क्रम में कौन ऊपर होगा? भारत का भूगोल, क्योंकि उससे सवालों के आने की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा हो। और इन सब में जो एक चीज है वो क्या है? सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं मैप से। और यहां पर पीछे देखें तो इंडिया के भूगोल में भी या विश्व के भूगोल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे ज्यादा सवाल कहां से? मैप से। इसका मतलब है कि भूगोल बिना मैप के तो होगा ही नहीं, मैप की समझ तो रखनी पड़ेगी। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, जो भी महाद्वीप हैं, उनके कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताओं को तो समझना पड़ेगा। हम क्लासेस में क्या करते हैं कि पहले हम दुनिया भर का क्लास करते हैं, मतलब सारे कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, और फिर एग्जामिनेशन से जस्ट पहले, क्योंकि अधिकतर मैप वाले क्वेश्चन करंट के साथ जोड़ करके, कुछ बेसिक भी आते हैं, कुछ करंट के साथ जोड़ करके भी आते हैं, तो हम साल भर का एक साथ इकट्ठा करते रहते हैं। और एग्जामिनेशन से जस्ट पहले 6 से 7 मैप की क्लासेस होती हैं। नॉर्थ अमेरिका का एक क्लास, साउथ अमेरिका का एक क्लास, यूरोप का, एशिया का, अफ्रीका का, ऑस्ट्रेलिया और ओशियानिया ग्रुप का, अंटार्कटिका का, अलग अलग क्लासेस करते हैं। और पूरे एक सालों में नॉर्थ अमेरिका में क्या डेवलपमेंट हुआ, यूरोप में क्या डेवलपमेंट हुआ, मतलब जो भी बेसिक चीजें वो तो करते ही हैं, और साथ ही साथ जो भी करंट को लेकर के जो भी नवीन डेवलपमेंट हुआ, कोई नदी न्यूज में आया, कहीं कोई आपदा हो गई, कोई त्रासदी हो गया, कुछ अन्य चीजें हो गई, तो उन सब चीजों को, कि कुछ शहर न्यूज में हो गई, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ विश्व के अलग अलग शहरों में, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा करंट वाली चीजों को भी जोड़ करके देखा जाना चाहिए। जैसे इस साल यूपीएससी ने अधिकतर करंट वाले सवाल मैप के पूछे, कौन से? संघर्ष वाले, कन्फ्लिक्ट एरियाज, अफ्रीका के, यूक्रेन के, अलग अलग जगहों के। लेकिन इस बार का फोकस था कन्फ्लिक्ट, जहां जहां पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही। तो अधिकतर मैप के सवाल वैसे थे जो विवादित थे, विवादों से जुड़े हुए थे। क्लियर है? तो देखेंगे, आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। मतलब कुल मिलाकर के पॉइंट बताना चाहते हैं कि भारत और विश्व के भूगोल से सवाल पूछे जाते हैं, और एक ट्रेंड क्या निकल के आ रहा है? भारत के भूगोल की संख्या विश्व के भूगोल से अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। और इन सब में एक कॉमन बात क्या है? मैप वाले सवालों की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। जैसे मैं एक पॉइंट आपके सामने रखता हूं, छोटा सा पॉइंट, ज्यादा नहीं। रवांडा है ना, कोई एक देश होगा, कहीं तो अवस्थित होगा ना। यूपीएससी क्या करेगा? रवांडा के आसपास कौन कौन से देश अवस्थित हैं बताएं। रवांडा न्यूज में है, युगांडा न्यूज में है, तो यूपीएससी क्या करेगा? उनके पड़ोसी देशों के नाम पूछेगा। करना क्या है? कुछ करना है इसमें। जैसे मान लेते हैं न्यूयॉर्क, मैंने पूछा आपसे, कहां अवस्थित है? उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक शहर है ना न्यूयॉर्क, अमेरिका के पूरब में है या पश्चिम में? क्या लगता है? क्योंकि न्यूयॉर्क तो सुने हैं ना, है कि नहीं? अब सुने हैं, लेकिन क्या लोकेशन मालूम है कि कहां है? नहीं मालूम है। मान लीजिए, मतलब ये नहीं, चिंता मत करिए कि नहीं मालूम है,
बात यह है कि भूगोल कहता है कि कहां पर है बताइए, पूरब में है कि पश्चिम में। क्या इजराइल में युद्ध हो रहा है? इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में? तो बार बार सुनते होंगे ना, गाजा स्ट्रिप, गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक। तो कौन सा पश्चिम में है, वेस्ट बैंक या गाजा स्ट्रिप? दोनों में से। समझ रहे हैं? कहने का ये मतलब है कि हम शब्द तो जानते हैं, हमको मालूम है कि गाजा स्ट्रिप में युद्ध चल रहा है, लेकिन गाजा स्ट्रिप का लोकेशन क्या है कभी हमने खोल के देखने की, समझने की कोशिश की? यह है भूगोल। जो भी जगह आप पढ़ें करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस करंट के पॉइंट ऑफ व्यू को इमेजिन करें कि है कहां पर, उसको लोकेट करने की कोशिश करें कि विश्व के किस हिस्से में। क्योंकि यूपीएससी क्या करेगा, गाजा और हमास के बीच में, जो भी हमास और इजराइल के बीच में जो स्थिति चल रही है, उसमें गाजा स्ट्रिप न्यूज में है और कुछ शहरों के नाम है। तो हमको अगर शहरों के नाम इजराइल के मालूम भी हों, लेकिन अगर हम उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम अरेंज ना कर पाए, तो यूपीएससी सवाल देगा कि हाल ही में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध की स्थिति बनी, ये शहर या शहर न्यूज में है, इनको उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम अरेंज करें। तो आप सारे शहर की, यार ये तो जानता हूं, अभी तो पढ़ा था, लेकिन लोकेट नहीं कर। तो क्या मैप आपके प्रिपरेशन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए? ये करना पड़ेगा। ट्रेंड ही बता रहा है ना कि मैप के क्वेश्चन सर्वाधिक होंगे। तो अगर हम दुनिया के किसी भी जगह को जानते हैं, जैसे न्यूयॉर्क ही पूछा मैंने, है ना, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि नहीं न्यूयॉर्क, लेकिन अभी हमको ये नहीं मालूम है कि पूर्वी तट पे है कि पश्चिमी तट पे। एक बेसिक सी बात, इसका टेस्टिंग करेगा यूपीएससी आपसे। वॉशिंगटन, बॉस्टन, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मॉन्ट्रियल एक शहर है, कनाडा न्यूज में है, तंग कर रहा था भारत को बहुत ज्यादा। उसका कैपिटल क्या है? कैनबरा, है ना, बहुत सारे कैनबरा है कनाडा की राजधानी, है ना, तैयार करना पड़ेगा ना। अगर कैनबरा कनाडा की राजधानी, तो ऑस्ट्रेलिया का क्या है? नहीं। तो कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि वर्ल्ड कप का मैच हुआ, अब इंडिया में मैचेस हुए, है ना, कुछ शहरों के नाम होंगे, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण अरेंज करिए। ऑस्ट्रेलिया में क्या मेलबोर्न में मैच होता है? एडिलेड, पर्थ, ऐसे नाम सुने होंगे। इनमें सबसे पश्चिम में कौन सा है? मतलब हम आपकी टेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, हम आपको सोचने भी विवश कर रहे हैं कि आपको करना क्या है एग्जैक्टली में। जो भी शहर का नाम पढ़ें, सुने और उसको मैप पे नहीं लोकेट कर पाए, तो बगल में रखिए एटलस और जाकर के देखिए कि अच्छा यहां है, इस देश के पूरब में, इस देश के पश्चिम में। ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल क्या है, मैप वाले सर्वाधिक, है ना। ये बताइए, क्या जलवायु परिवर्तन को लेकर के अभी कोई मीटिंग होने वाली है आगे? यूएई में कॉप 28 की मीटिंग होने वाली है, यूएई में। अब कॉप 28 का भी चर्चा करेंगे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। जलवायु परिवर्तन को लेकर के दुनिया के जितने भी ये देश है ना, जितना भी सरपंच हैं अलग अलग जगह के, अलग अलग देशों के, सब इकट्ठे होते हैं और कहते हैं हम बचाएंगे विश्व को तापमान बढ़ने से, और मिलते हैं, बैठते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन कोई खास परिणाम नहीं निकलता है। लेकिन हाँ, दुनिया को उम्मीद रहता है कि कुछ तो अच्छा होगा। तो यूएई में होगा, तो कुछ शहर न्यूज में होंगे, देखना पड़ेगा ना कि कहां पर है, पूछेगा। जो भी ऐसे इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट हो, उसके आसपास के कुछ शहरों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ सवाल मैप वाले पूछे जाते हैं, ठीक है, देखेंगे, चर्चा आपके साथ करेंगे। अब मान लेते हैं कि हमने जो भी सवाल देखा कि भारत के भूगोल से सवाल आता है, विश्व के भूगोल से सवाल आता है ना, सारे सवाल आते हैं। जब हम सवालों को देखते हैं तो सवालों की 4 प्रकृति नजर आती है। सवालों की कितनी प्रकृति नजर आती है? 4 प्रकृति नजर आती है। ये 4 प्रकृति, जितने भी यूपीएससी ने सवाल भूगोल और पर्यावरण के पूछे हैं, उसको अगर आप 4 नजरिए से देखें और 4 नजरिए से सोचें हर टॉपिक को, तो मजाल है कि यूपीएससी आपसे गलती करा ले। करना क्या है? पहला, हर टॉपिक पे कुछ इंपॉर्टेंट सूचनाएं होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस होते हैं जो हर किताब में लिखा हुआ होता है। हमको उस बेसिक इंफॉर्मेशन, सूचनाओं की समझ होनी चाहिए। दूसरा, जैसे मैंने आपके सामने कहा कि तापमान का वैधक्रमण दिल्ली के प्रदूषण का कारण है, तो वैधक्रमण का कॉन्सेप्ट क्या है? चक्रवात अगर हम कह रहे हैं तो चक्रवात का कॉन्सेप्ट क्या है? भूकंप का कॉन्सेप्ट क्या है? ज्वालामुखी का कॉन्सेप्ट क्या है? प्लेट टेक्टोनिक का कॉन्सेप्ट क्या है ना? बादल बनते हैं, बादल क्यों बनते हैं, बादल के प्रकार क्या होते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है ना। कॉन्सेप्ट यानी कि कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक, सूचना आधारित सवाल। दूसरा, सूचना को
सूचना आपको मालूम है लेकिन मैप पे जैसे न्यूयॉर्क आपको मालूम है लेकिन न्यूयॉर्क का लोकेशन नहीं मालूम, तो ऐसे सवाल जिसको मैप बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं। तीसरा, मूलभूत सिद्धांतों पे आधारित, कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट हर टॉपिक का। और चौथा, कुछ करंट के डेवलपमेंट अगर उस टॉपिक में हुए हैं, जैसे अभी धान के बारे में बताया कि धान का हाल का एक वेराइटी PR23 कहाँ विकसित हुआ, चाइना में। इसकी विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता यह है कि एक बार बो दीजिए 4 साल तक फसल लीजिए, और फसल एक बार नहीं होगा 2 बार होगा। इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो करंट का टॉपिक हो गया, यानी कि धान की एक नई वेराइटी, काला नमक एक नई वेराइटी। तो इसका मतलब है हर टॉपिक पे हमको देखना पड़ेगा क्या कुछ नवीन डेवलपमेंट्स हुए हैं, तो एक करंट अफेयर बेस्ड। यानी कि कोई भी एक टॉपिक पढ़े हम, है ना, जैसे कि चक्रवात पढ़े हम, तो चक्रवात में इंपॉर्टेंट सूचनाएं क्या है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है ना, कहां बनते हैं जनरली, मतलब लोकेशन कौन सा है, किन किन देशों में बनता है। तो जैसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात 0 से 30 डिग्री के अक्षांश में बनते हैं, या 10 से 30 डिग्री के अक्षांश में मुख्यतः बनते हैं। अब सवाल है 10 से 30 डिग्री के अक्षांश में कौन कौन से देश अवस्थित हैं, तो जो जो देश होंगे वहां चक्रवात आने की संभावना क्या होगी, अपेक्षाकृत ज्यादा होगी। नहीं, तो अगर हमको कॉन्सेप्ट मालूम भी चल गया कि चक्रवात ऐसे बनते हैं, लेकिन उसकी एक इंपॉर्टेंट सूचना क्या है, 10 से 30 डिग्री का अक्षांश। अब 10 से 30 डिग्री के बीच में कौन कौन से देश अवस्थित है मालूम होना चाहिए, है कि नहीं। मान लेते हैं कि हमने ये भी कर लिया, और हाल ही में एक चक्रवात आया गुजरात के तट पे, है ना, 3-4 महीने पहले, नाम था विपरजॉय, है ना। तो क्या करंट के कुछ चक्रवातों को लेकर के सवाल पूछ सकता है, जैसे ये विपरजॉय नाम किसने रखा, किसी ने तो रखा होगा, कोई रखने वाली संस्था होगी। कैसे तय किया जाता है नामकरण, ये सब चीजें न्यूज में थी कि ये क्या नाम है, जॉय तो है ही नहीं बिल्कुल, उसमें नाम है विपरजॉय, जॉय खुशहाली। कहां से खुशहाल था, 145 किलोमीटर की गति से चला, जहां चला वहां डिस्ट्रक्शन कर दिया, और नाम था जॉय। नहीं, कैसे नामकरण हुआ इसका, कुछ तो होगा काम, कुछ तो बात होगी, कुछ तो तरीके होंगे। करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज में चल रहा था, तो यूपीएससी क्या करेगा, चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। 1-2 स्टेटमेंट दे देगा करंट का, एक आध कॉन्सेप्ट का, है ना। जैसे नामकरण कैसे होता है, तो उसके लिए एक संस्था कार्य करती है ना, करेंगे, रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स कहा जाता है, RSMC। क्या है, कैसे काम करता है, किस संस्था के तहत काम करता है, ऐसा 1-2 इंफॉर्मेशन दे देगा। तो बाकी सब चक्रवात का कॉन्सेप्ट मालूम भी होगा, लेकिन करंट के टच में नहीं होंगे तो क्या होगा, गलती हो जाएगी। तो अगर चक्रवात को हम उसमें किताबों में मूलभूत सूचनाएं क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है ना, उससे जुड़ा हुआ क्या करंट का कुछ डेवलपमेंट है, अगर 3 चीजों की समझ हम बेहतर तरीके से रखें, तो उसका मतलब है कि यूपीएससी सवाल पूछेगा तो इन्हीं 3 में से किसी एक प्रकार का सवाल चक्रवात पे पूछेगा। अब पूछा तो कर देंगे, और किसी एक तरीके से चक्रवात तैयार करके गए, जैसे करंट का, और कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है, तो गलती होने की क्या होगी, संभावना। कॉन्सेप्ट तैयार किया लेकिन करंट के टच में नहीं, कॉन्सेप्ट तैयार हो गया लेकिन सूचना उससे जुड़ा हुआ हमारे पास नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट सूचनाएं हैं नहीं है, तो क्या होगा, सूचना आधारित सवाल पूछ ले तो गड़बड़ होगा। तो इसका मतलब है जब भी एक टॉपिक पढ़ें तो पढ़ने के बाद उस टॉपिक को बंद कर दें किताब को, और बंद करने के बाद ये सोचें कि यार इससे सूचना आधारित कौन से सवाल बन सकते हैं, इसका कॉन्सेप्ट से क्या सवाल बन सकता है, इसमें कुछ करंट से रिलेटेड हाल ही में डेवलपमेंट हुए हैं क्या, उसको सोचें कि क्या मैंने कहीं कुछ पढ़ा है, और पढ़ा है तो वहां पर अपडेट कर ले। इतना अगर हर टॉपिक के साथ करते रहेंगे तो क्या हुआ, तैयारी को समग्र तैयारी कहते हैं ना, इसी को समग्रता कहते हैं, कि समग्र रूप से। तो अगर यूपीएससी ये 4 प्रकार के सवाल पूछ रहा है, और हर टॉपिक को आप इन 4 तरीके से, 4 नजरिए से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो क्या हम हम अपने प्रिपरेशन को समग्र प्रिपरेशन कहेंगे। और अगर हम किसी एक तरीके से तैयार करके गए हैं कि यार मेरा कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट तो नहीं है भूगोल में, खाली मैं खूब याद कर लेता हूं, और उस साल अधिकतर कॉन्सेप्ट वाले सवाल आ गए, तो आपने खूब किताब को याद कर लिया है लेकिन करंट अफेयर्स के टच में नहीं, और पता चला कि उस साल करंट अफेयर्स वाले ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा हो गई, तो संकट की स्थिति होगी कि नहीं। और अगर हर टॉपिक को इस तरीके से तैयार किए हुए हैं तो इसको कहेंगे समग्रता। अब भूगोल में कोई भी सवाल पूछेगा तो आप उसके कंफर्ट जोन में होंगे उसको करने की स्थिति में। अभी तक मैंने 3 चीजें आपके साथ चर्चा की, मतलब 3 चीज चाहता हूं कि आप लोग समझें, उस पर काम करें। पहला, एक सिलेबस की समझदारी। दूसरा, उसका वजन क्लियर हुआ, वेटेज है ना, कि कितना सवाल यूपीएससी पूछ रहा है भूगोल और पर्यावरण से रिलेटेड। तीसरा, कि अगर इतने सवाल पूछ रहा है तो सवालों की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, तो हमने सवालों का नेचर भी समझा। यहां पर 3-4 उदाहरण दे दिए हैं, जैसे
जैसे सूचना आधारित सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला है, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में है, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई। इसमें कुछ समझने वाली बात है? पश्चिमी घाट कितने राज्यों में है? अगर मैप में देख रहे हैं तो बता देंगे। इसमें कोई कॉन्सेप्ट है क्या? मैप में देखिए, 4 1 2 3 4 5 इन 3 राज्यों से है, हो गया। पुलिकट झील का लोकेशन मालूम है, कहां पर अवस्थित है, तो बता देंगे कि 2 राज्यों के बीच में, 3 राज्यों के बीच में, या किसी एक राज्य पे। और लोकेशन मालूम नहीं है तो कितना भी सिर पीटिए, होगा ये सवाल? होगा? आप ही सोचिए, होगा? मालूम ही नहीं कि यार है ही पुलिकट कहां पर, मालूम है कि एक झील तो है पुलिकट, लेकिन कभी मैप में जाकर के देखे नहीं है, हिलेगा ये सवाल? कोई कॉन्सेप्ट है इसमें? सूचना आधारित सवाल, ऐसे इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, पुलिकट झील है तो कहीं तो है, पश्चिमी घाट है तो कहीं तो है, हिमालय है तो कहीं तो है। बेसिक इंफॉर्मेशन है ना, ये पूछ लिया यूपीएससी ने। बहुत लोगों को लगता है मुश्किल है, अगर लगातार मैप देखते रहे तो क्या मुश्किल है? नहीं। दूसरा, इसी में मानचित्र आधारित, भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों के बीच में सीमा बनाता है? तो भूमध्य सागर के किनारे कौन कौन से देश हैं? तो अगर मालूम है आपको भूमध्य सागर के किनारे या भूमध्य सागर का लोकेशन मालूम है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि कौन कौन से देश यहाँ पर हैं, देशों के नाम तो खूब मालूम है, लेकिन भूमध्य सागर के किनारे कौन सा है अगर मैप में नहीं देखे हुए हैं तो ये सवाल हिलेगा। मैप बेस्ड क्वेश्चन, मैप की समझ चाहता है कि भूमध्य सागर के इर्द गिर्द कौन कौन से देश हैं। तीसरा, एक सवाल यूपीएससी ने कुछ समय पूछा था, राष्ट्रीय गंगा बेसिन अथॉरिटी, गंगा रिवर में पॉल्यूशन का स्तर ज्यादा था तो 2009-10 में यूपीएससी ने एक गंगा रिवर पे एक सवाल बनाया था कि गंगा को लेकर के एक अथॉरिटी, एक बेसिन बनाया गया था, नेशनल गंगा बेसिन अथॉरिटी। आगे चल के नमामि गंगे और बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए। तो यूपीएससी ने क्या किया, गंगा ना पूछ करके, नदी ना पूछ करके, गंगा को लेकर के जो नवीन डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में पूछा। तो ये क्या था, करंट का सवाल है। जैसे एक सवाल और पूछा था यूपीएससी ने कृषि के संदर्भ में, नीम आलेपित यूरिया, नीम कोटेड यूरिया, एक यूरिया है सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फर्टिलाइजर, उस पर नीम की एक कोटिंग चढ़ा देते हैं, क्यों, उसका फायदा क्या है, ये पूछा यूपीएससी ने। और क्यों, क्योंकि उस साल पहली बार देश में नीम कोटेड यूरिया इंट्रोड्यूस किया गया था। तो हम कृषि तैयार करते रहे, लेकिन कृषि में उस साल का एक नवीन डेवलपमेंट था नीम कोटेड यूरिया। और अगर वो नहीं पढ़े हैं तो पूरा कृषि तैयार किए हैं, लेकिन सवाल क्या होगा, नहीं आएगा। क्यों, करंट के टच में नहीं थे। एक ये सवाल देखिए, भारतीय मॉनसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में इंडियन ओशन डाइपोल निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यानी कॉन्सेप्ट है कि इंडियन ओशन डाइपोल, पूछा है कि उसका मतलब क्या है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो सवाल हिलेगा। तो कॉन्सेप्चुअल सवाल, मूलभूत फंडामेंटल क्वेश्चन। तो हर टॉपिक को मैप के अनुसार, सूचना के अनुसार, करंट के अनुसार और कॉन्सेप्ट के अनुसार देखा जाना चाहिए। अगर इन 4 नजरिए से देखेंगे तो अपेक्षाकृत एक बेहतर स्थिति में आप रहेंगे। ठीक है, अब लास्ट जो आयाम है वो ये कि यहाँ पर 2020, 21, 22, 23 के खूब सारे सवाल इंक्लूड कर दिए। सब सवालों में यही है, कहीं पर सूचना आधारित है, कहीं पर कॉन्सेप्ट आधारित है ना। मतलब आप कभी एनालाइज करिए, ठीक है, किसी भी साल का पेपर ले लें, 2020, 21, 22, उससे पुराना, और भूगोल का सवाल बस सरसरी निगाह से देखें और कैटेगराइज करें कि यार ये सवाल को मैं किस कैटेगरी में डालूं। तो इस 4 कैटेगरी के अलावा कोई 5वां कैटेगरी आपको मिलेगा नहीं, और नहीं मिलेगा तो बहुत क्लियर हो गया कि भूगोल को तैयार कैसे करना है। इन 4 तरीके से भूगोल को तैयार करने की जरूरत है। कितना आसान है, अगर हमको पता चल गया कि 4 नजरिए से देखा जाना है हर टॉपिक को, तो उसके बाद क्या करना है, उस पर तो चलना ही तो रह गया है ना। और चलते समय ध्यान रखना है कि सूचना क्या है, करंट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, और मैप में लोकेशन देखते हुए चले। हो गया टॉपिक, हर टॉपिक वैसे ही करते हुए चले, है ना। अब अगर ये सारी चीजें हमारी हो गई हैं तो ऐसी स्थिति में जो लास्ट पक्ष है कि चलिए हमको समझ में आ गया कि ये 4 सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इसको पढ़ा कहां से जाना चाहिए, लास्ट पार्ट है। इसको पढ़ा कहां से जाना चाहिए। 3 पक्ष समझ लिया, सिलेबस, दूसरा वजन, तीसरा प्रकृति क्वेश्चंस की, और चौथा रेफरेंस। कि अगर हमने समझ लिया कि 4 तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं तो इन 4 तरीकों को करें कैसे। तो इन 4 तरीकों को करने के लिए सबसे पहले तो बेसिक किताब पढ़नी पड़ेगी, और बेसिक किताब है क्लास 11th और 12th का एनसीईआरटी, बेसिक फंडामेंटल। देखिए भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बिखराव बहुत ज्यादा है,
और जितने भी मार्केट में किताबें हैं ना, या तो उसमें इंफॉर्मेशन भर दिया है, या तो कुछ कॉन्सेप्ट हैं और कुछ कहीं पर कॉन्सेप्ट लिखा है, कहीं पर कॉन्सेप्ट नहीं लिखा है। तो किताब की समस्या ये है कि जो भी ऑथर्स लिख रहे हैं वो यूपीएससी के पैटर्न को नहीं समझ रहे हैं। इसलिए आप कोई भी किताब उठा लें, सारे सवाल उन किताबों से यूपीएससी के भूगोल के आ ही नहीं रहे। कोई भी किताब आप लें, एबीसीडी जैसे कोई भी 2023 का पेपर उठा लें, 2022 का पेपर ले लें, और जो भी स्तरीय किताब है उस किताब में उस सवाल को जाकर के खोजे, नहीं मिलेगा। मतलब जनरली नहीं मिलेगा, 2-4 सवाल मिल जाएंगे, बाकी सवाल नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कोई भी किताब इस 4 आयामों से लिखा नहीं गया है। मतलब हम यूपीएससी की प्रकृति को नहीं समझ रहे हैं। या तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए वो किताब लिखा गया है, और नहीं तो वो यूपीएससी की जगह यूपीपीसीएस या अलग अलग स्टेट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सूचना इतनी भर दी गई है कि सूचने में ही हम खो जाते हैं, और भूगोल को समझ लेते हैं सूचना, और याद करते रहते हैं, याद करते रहते हैं, याद करते रहते हैं। सूचना तो एक आयाम है ना पूछने का, है ना? तो इसका मतलब है कि हमको एक ऐसी किताब की जरूरत पड़ेगी जहां पर इन 4 आयामों से लिखा गया हो। एक बात। दूसरा, क्या पढ़ने के बाद क्वेश्चन हल करना चाहिए? तो अगर हमको एक ऐसा किताब मिल जाए जहां हर टॉपिक को पढ़ाने के बाद पिछले 10-15 सालों में भूगोल को लेकर के यूपीएससी में जो भी सवाल किए गए हैं वो सवाल उसी चैप्टर के नीचे हो, तो हम चैप्टर पढ़ते गए, क्वेश्चन करते गए, तो क्वेश्चन करते गए और चैप्टर पढ़ते गए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा कि नहीं, कि यार पढ़ भी रहे हैं और सवाल हल भी हो रहा है, तो हर टॉपिक की समझ बढ़ती चली जाएगी। ऐसा कोई किताब है? ऐसा कोई किताब होना चाहिए कि नहीं कायदे से? ऐसा लॉजिक से सोचिए। मतलब हमारी जरूरत क्या है? हमारी जरूरत यह है कि एक ऐसा स्तरीय किताब जो इस तरीके से लिखा गया हो जिसमें 4 आयाम हो, और 4 आयाम होने के बाद जब मैं वो चैप्टर पढ़ लूं तो पिछले 10-15 सालों का क्वेश्चन वहीं पर उस टॉपिक से जो भी पूछा गया वहीं पर हो। अगर वैसा होगा, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा का सवाल हो चाहे मुख्य परीक्षा का सवाल हो, तो अगर मैं पढ़ने के बाद वहां सवालों को देखूंगा तो मेरी समझ ज्यादा बेहतर होगी कि नहीं, कि यार इसको पढ़ने के बाद ऐसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये समग्र तरीका होगा कि नहीं? ऐसा कोई किताब है आपकी नजर में? खोजिएगा, और ना मिले तो ये विजन आईएएस का हमारा मटेरियल है, इसको कभी जाकर के देखिएगा। क्लियर है कि बहुत मेहनत किया गया है इस पे, इस चीज को ध्यान में रख करके कि आपकी जरूरतें क्या हैं, और उन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए देश भर में जो भी यूनिवर्सिटीज में किताबें चलती हैं, क्योंकि यूपीएससी पूछेगा स्तरीय किताबों से, उन स्तरीय किताबों में जो भी बेहतरीन और बारीक बातें हैं, जैसे उदाहरण के लिए एक किताब है जीसी लियोंग का, शायद नाम सुने होंगे आप लोग, जीसी लियोंग का, इंग्लिश में। क्या हिंदी के बच्चों को उपलब्ध नहीं होना चाहिए? लेकिन पब्लिशर पब्लिश करता नहीं हिंदी में, हमने कर दिया पूरा ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट करके जहां जहां भी उसकी जरूरत थी इसमें ऐड कर दिया, कि हर साल यूपीएससी जीसी लियोंग से 4-5 सवाल पूछ रहा है, तो हिंदी मीडियम के बच्चे क्यों नहीं पढ़ेंगे? मसला क्या था? ट्रांसलेशन का। कर दिया, और करके अपने हिसाब से उसको अलग अलग चैप्टर्स में डाल दिया, और डाल करके उसके साथ क्वेश्चंस भी डाल दिए, प्रारंभिक परीक्षा के भी, मुख्य परीक्षा। कहीं पर देखिएगा, मिल जाएगा आपको, है ना, मटेरियल। उसमें पीछे देखिएगा कि क्या इस अप्रोच के साथ चर्चा हुई है। और जैसे मैंने बताया, अगर आपको कहीं नहीं मिलता है तो समग्र रूप से कौन सा मटेरियल है आपकी जरूरतों को प्रभावी रूप से पूरा करेगा। हाँ। मतलब कहने का ये मतलब है, समझ गया ना? मतलब अब तो क्लैरिटी बन रहा है ना कि करना क्या है। तो करना क्या है तो हमको मालूम होना चाहिए कि हमको ऐसे बढ़ना चाहिए। अगर ऐसे नहीं बढ़ेंगे तो कैसे होगा? पढ़ लें, सवाल नहीं हो रहा है, पढ़ लें और सवाल कहीं और खोज रहे हैं, तो खोजने में समय नहीं जाएगा। और हमको क्या चाहिए? टॉपिक वहीं पर हो, सवाल वहीं पर हो, टॉपिक वहीं पर हो, सवाल हो। हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, हमारे सोचने समझने की क्षमता बेहतर होगी। ये करने की जरूरत है। और क्या हमारे बगल में जो भी हम किताबें पढ़ रहे हो, क्या हमको एटलस रखना चाहिए? एक स्कूल एटलस होना चाहिए। ऑक्सफोर्ड का मत खरीदिएगा, उसमें मिस्टेक्स बहुत हैं, खास करके महासागरीय धाराओं में तो बहुत मिस्टेक किया हुआ है। टीटीके कैम्ब्रिज है ना, टीटीके कैम्ब्रिज का स्कूल एटलस आता है, पतला वाला, बहुत मोटा वोटा नहीं चाहिए, स्कूल एटलस। टीटीके कैम्ब्रिज का जो एटलस होता है उसको आप खरीद लीजिए। ओरिएंट लॉगमैन का होता है, ओरिएंट लॉगमैन, टीटीके, ये 2-3 एटलस हैं जिसमें मिस्टेक्स अपेक्षाकृत कम है। क्योंकि अगर आप उसको देखेंगे ना एटलस को, तो महासागरीय धाराओं को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार एटलस कैसे गलत हो सकता है, और एटलस को सही मानेंगे तो क्वेश्चन गलत करेंगे जाके। कोई सा भी चलेगा, हिंदी इंग्लिश कोई सा भी ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्तरीय वाला लेना है, टीटीके या ओरिएंट लॉगमैन। अगर इंग्लिश में मिले तो इंग्लिश में ले लीजिए, हिंदी में मिले तो हिंदी में भी लीजिए, नाम ही तो देखना है बस। दिल्ली का नाम दिल्ली है, एम्स्टर्डम का नाम एम्स्टर्डम है
है ना, तो उसमें कोई चिंता वाली बात ही नहीं। क्लियर है? तो एक एटलस आपके पास होना चाहिए, क्योंकि एक सवाल क्या पूछ रहा है, एटलस वाला मैप बेस्ड क्वेश्चन। तो जो अब जैसे मान लीजिए कि पिछले साल हुआ, तो हम क्लास में, मेरी जिम्मेदारी क्या होगी कि जो भी नई चीजें डेवलपमेंट हुई, जैसे उदाहरण के लिए एक छोटी सी बात, महासागरीय धाराएं पढ़ेंगे। एक महासागरीय धारा का कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी में। 6 असेसमेंट रिपोर्ट कह रहा है कि महासागरीय धाराएं कमजोर पड़ रही, महासागरीय धाराएं कमजोर पड़ रही, ऐसा भी रिपोर्ट आया है। अब जो हाल ही में रिपोर्ट आया है और जो पब्लिश हुआ है, उसमें 3-4 महीने का गैप होगा ना, तो जो आपको मटेरियल मिला उसमें 3-4 महीने के पहले की चीजें, मतलब अभी 3-4-5 महीने या आगे जो 4-5 महीने और होने वाला, वो बातें नहीं होंगी। उन बातों को उसमें ऐड किया जाना चाहिए कि नहीं? तो क्लास में हम क्या करेंगे, जो भी नवीन डेवलपमेंट हुआ है, जैसे हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर में महासागरीय धाराएं कमजोर पड़ रही हैं, और इसको आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन का एक कॉन्सेप्ट दिया गया, मतलब आगे कभी चर्चा करेंगे। 6 असेसमेंट रिपोर्ट है, उसमें बात कही गई। हमने जब किताब पब्लिश किया, जब इसको रखा, तो उस समय रिपोर्ट नहीं आया था। तो जब हम क्लास में चर्चा करेंगे तो उस पेज को ऐड करने के लिए आपको देंगे, इसको इसमें ऐड कर दीजिए। कंप्लीट हो गया। ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, ये सब चीज तो करना ही पड़ेगा। और जब क्लास हो जाएगा, सपोज करें क्लास हो गया, तो उसके बाद हम बार बार ऐसा करेंगे, तो उसके बाद आप इस बात को समझ जाएंगे ना कि मुझे बाद में भी ऐसा करना है, कि सर ने ये बता दिया, भविष्य में अगर कुछ करंट का डेवलपमेंट हुआ, मुझे इस रणनीति से बार बार इसमें अपडेट करने की जरूरत पड़ेगी। तो करना पड़ेगा। अब अपडेट कहाँ से करेंगे, यही तो प्रॉब्लम है ना, कि मान लीजिए कि हमारे पास इस स्तरीय चीज मिल गई, तो इसको अपडेट कहाँ से मिलेंगे? तो हर साल हमारा एक मेंस 365 और पीटी 365 या मंथली मैगजीन आता है पर्यावरण का, तो उसमें भूगोल और पर्यावरण को लेकर के जो भी नवीन डेवलपमेंट हो रहे हैं, चक्रवात से, सुनामी से, भूकंप से, ज्वालामुखी से, है ना, जो भी नवीन डेवलपमेंट हो रहे हैं, हम उसका एनालिसिस उसमें कर रहे हैं। आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है, यहां से इसको ऐड कर लेना है, करंट से अपडेट होते चलेगा। तो इसका मतलब है कि कॉन्सेप्ट भी अच्छा हो गया, सूचनाएं भी मिल गई, मैप की भी तैयारी हो गई, और करंट भी हो गया। अब पूछे यूपीएससी, इतना तो करना पड़ेगा। ये है रेफरेंसेस। इन 4 अप्रोच के साथ आपको बेहतर तरीके से काम करना। इतनी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था भूगोल के संदर्भ। क्लियर है? एक हिस्ट्री का बड़ा ही शानदार एनालिसिस सर आपके साथ करेंगे, तो 40-45 मिनट लगेगा। धैर्य के साथ बैठिए और थोड़ा उनको सुनिए, है ना। 2 लाइन के साथ बात को कंप्लीट करते हैं, इस बात को ध्यान में रखिए। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, ए मुसाफिर जिस जगह पे जागा है, उससे कुछ आगे बढ़ के सो। ऑल द बेस्ट।